कि हम जानते हैं, वीर्य एक जैविक तरल पदार्थ होता है जिसे वीर्य तरल भी कहते हैं। इसमें सामान्यतः शुक्राणु या स्पर्म होते हैं। यह नर जनन ग्रंथियों से स्रावित होता है और मादा के अंडाणु को निषेचित करता है। इंसानों में शुक्राणुओं के अलावा बीजीय तरल में अनेक घटक होते हैं। बीजीय तरल में प्रोटियोलिटिक और अन्य एंजाइम्स के साथ साथ फ्रक्टोज शर्करा होती है जो शुक्राणुओं के अस्तित्व की रक्षा करती है और उन्हें ऐसा माध्यम प्रदान करती है जहां वे चल फिर सकें। वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप वीर्य का प्रवाह होता है, उस प्रक्रिया को स्खलन या इजैकुलेशन भी कहा जाता है। वीर्य का संगठन, कंपोजिशन ऑफ सीमेन। सीमेन मुख्यतः नर जननांग से स्रावित तरल पदार्थ होता है। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड इन सीमेन इज मेड अप ऑफ सेक्रेशन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सीमेन कंटेंस, सीमेन में सिट्रिक अम्ल, फ्री अमीनो अम्ल, फ्रक्टोज, एंजाइम्स, फास्फोरिल कोलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, पोटेशियम और जिंक पाया जाता है। नॉर्मल सीमेन का विश्लेषण, फैक्टर्स एनालाइजिंग इन नॉर्मल सीमेन। इसका आयतन 2 से 5 ml होना चाहिए। रंग ग्रे या वाइट, मटमैला या सफ़ेद। अपीयरेंस, ये गाढ़ा विस्कस द्रव होता है। लिक्विफैक्शन टाइम, इसको 20 से 30 मिनट में लिक्विड बन जाना चाहिए। पीएच मान 7.5 से 8.5। सीमेन काउंट 20 से 200 मिलियन पर लीटर। मोटिलिटी या गतिशीलता 60% शुक्राणु सामान्य मात्रा में गतिशील होने चाहिए। मॉर्फोलॉजी या आकार 70% शुक्राणुओं का आकार सही होना चाहिए, अर्थात इनका सिर, गर्दन व पूंछ सामान्य अनुपात में होना चाहिए। फ्रक्टोज का लेवल प्रति डेसीलीटर 150 मिलीलीटर होना आवश्यक है नॉर्मल सीमेन में। वीर्य विश्लेषण पर जब इसकी मात्रा और इसका आयतन सही मात्रा में न हो तो यह एबनॉर्मल कंडीशन कहलाती है। फर्स्ट कंडीशन होती है लो सीमेन वैल्यू, जब सीमेन का आयतन मात्रा कम हो। लिक्विफैक्शन टाइम इज 60 मिनट और ग्रेटर, जब लिक्विफैक्शन का टाइम 60 मिनट से अधिक होने लगे। लेस देन 70% ऑफ स्पर्म हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, जब 70% से कम शुक्राणु नॉर्मल शेप और साइज में पाया जाए। लेस देन 70% ऑफ स्पर्म शोज फॉरवर्ड मोटिलिटी, 70% से कम शुक्राणु जब आगे की तरफ गतिशीलता कम प्रदर्शित करते हों। स्पर्म काउंट इज लेस देन 20 मिलियंस, 20 मिलियन से कम शुक्राणुओं की गणना मिले। सीमेन का पीएच 7.1 से कम और 8.0 से ज़्यादा मिले तो ये एबनॉर्मल कंडीशन कहलाती है। सीमेन में फ्रक्टोज लेवल 150 मिलीग्राम से कम हो और जब सीमेन में श्वेत रक्त कणिकाएं उपस्थित हों तो ये एबनॉर्मल सीमेन का रिजल्ट होता है। जब सीमेन की एबनॉर्मल कंडीशन होती है, अर्थात बांझपन या बच्चा न उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति अपने सीमेन की जांच कराता है। तो जांच कराने से पहले किस प्रकार सीमेन के सैंपल को कलेक्ट किया जाए उसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। पहली कंडीशन होती है अब्सटेन फ्रॉम इजैकुलेशन फॉर 2 to 3 days prior to the collection of sample। सैंपल कलेक्ट करने से 2-3 दिन पहले तक सेक्सुअल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। द पेशेंट शुड यूरिनेट बिफोर कलेक्टिंग सैंपल। सैंपल कलेक्ट करने से पहले व्यक्ति को पेशाब वगैरह कर लेना चाहिए। द पेशेंट्स हैंड्स एंड पेनिस शुड बी वॉश्ड, और व्यक्ति के हाथ और लिंग को अच्छी तरह धोना चाहिए। लुब्रिकेंट्स और कंडोम शुड नॉट बी यूज्ड।
लुब्रिकेंट्स या कंडोम का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें हानिकारक पदार्थ होते हैं जो सीमेन की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। सैंपल आफ्टर विथड्राइंग फ्रॉम इंटरकोर्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। सैंपल सेक्सुअल बिहेवियर द्वारा उचित नहीं होता है। ये हाथों के द्वारा इसको लेबोरेटरी तक यूज़ करके लाना अच्छा होता है। द पेशेंट शुड प्लेस द सीमेन सैंपल इज ए स्टेराइल कप। सीमेन के सैंपल को एक स्टेराइल कप में लाना उचित होता है जो हॉस्पिटल से आपको मिलता है। द पेशेंट शुड कीप द सैंपल एट बॉडी टेम्परेचर। शरीर के तापमान पर सैंपल को कलेक्ट करना चाहिए और सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से सैंपल को बचाना चाहिए। अतः सैंपल कलेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल में ही सैंपल दिया जाए, ये सबसे उचित और अच्छा होता है। वीर्य विश्लेषण, सीमेन एनालिसिस। सब शादी विवाह के कई वर्षों बाद तक बच्चा प्राप्त नहीं कर पाता है दंपति, तो वह अपने सीमेन की एनालिसिस कराता है। सीमेन एनालिसिस ये टेस्ट ऑफ ए मैन्स स्पर्म एंड सीमेन are known as sperm count or male fertility test. Its results that how many sperms are released as well as how they are shaped and how well they move. Semen is the thick fluid that comes from men's penis when they ejaculate during sexual activities. वीर्य विश्लेषण मनुष्य के वीर्य और शुक्राणुओं की एक प्रकार की जांच है जिसके द्वारा मनुष्य में जनन क्षमता व शुक्राणुओं की गणना के नाम से भी जाना जाता है। वीर्य विश्लेषण द्वारा यह पता चलता है कि कितने शुक्राणु बाहर निकल रहे हैं व इनका आकार और गतिशीलता कैसी है। सेमिनोग्राम द्वारा सीमेन की एनालिसिस करने पर फर्स्ट कंडीशन होती है स्पर्म काउंट। आप फर्स्ट कंडीशन में देख सकते हैं कि नॉर्मल स्पर्म में स्पर्म की संख्या बहुत अधिक होती है जबकि लो स्पर्म काउंट में कुछ ही स्पर्म दिखाई देते हैं। सेकेंड कंडीशन होती है मोटिलिटी। अगर स्पर्म आगे की तरफ तेज़ गति से मूव करता है तो वो सबसे अच्छा होता है, लेकिन जब उसकी गतिशीलता कमज़ोर होती है तो वो खराब होता है। और थर्ड कंडीशन होती है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। जब स्पर्म का हेड, टेल और नेक तीनों चीज़ें सही आकार में हो तो वह सही सीमेन कहलाता है, लेकिन कभी कोई गर्दन ना हो, पूंछ टेढ़ी हो, लंबी हो, छोटी हो तो ये स्पर्म की एबनॉर्मल कंडीशन कहलाती है। शुक्राणुओं के नॉर्मल आकार का विश्लेषण करेंगे। हम देखते हैं कि एक नॉर्मल शुक्राणु में एक हेड, टेल और मध्य भाग में मिड पीस होती है, लेकिन जब ये एबनॉर्मल कंडीशन में होता है तो हेड किसी शुक्राणु में बड़ी, किसी में हेड छोटी, किसी शुक्राणु में 2 हेड या 2 टेल या टेपर्ड हेड होता है या एबनॉर्मल मिड पीस उपस्थित होता है। ये एबनॉर्मल कंडीशन शुक्राणुओं की होती है। अजूस्पर्मिया या अशुक्राणुता, जब किसी पुरुष के वीर्य में शुक्राणु इतने कम होते हैं कि उन्हें गिनना ही संभव न हो तो इस चिकित्सकीय स्थिति को अजूस्पर्मिया कहते हैं। इसके कारण पुरुष की जनन क्षमता अत्यंत कम हो जाती है या लगभग शून्य हो सकती है। किंतु अजूस्पर्मिया के कई रूप हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है। मानवों में लगभग 1% पुरुष अजूस्पर्मिया से ग्रस्त होते हैं। पुरुष नपुंसकता के लगभग 20% मामलों में अजूस्पर्मिया ही मुख्य कारण होती है। अजूस्पर्मिया इज द मेडिकल कंडीशन ऑफ ए मैन whose semen contains no sperm. It is associated with infertility, but many forms are amenable to medical treatment. In human, azoospermia affect about 1% of the male population and may be seen in up to 20% causes azoospermia. Types of azoospermia. अजूस्पर्मिया 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया
और सेकेंड है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। हम लोग पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। जब वृषण में शुक्राणु तो बन रहे हों लेकिन वृषण कोश से बाहर किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हों तो यह स्थिति ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया कहलाती है। इसका मुख्य कारण है टीबी रोग का होना, नरजननांग में इन्फेक्शन होना या चोट लगना या वास डिफरेंसेस डक्ट की अनुपस्थिति, अर्थात शुक्रवाहिनी अनुपस्थित होती है जिसके कारण शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते। इस स्थिति में शुक्र नलिका को ऑपरेशन के माध्यम से काटकर इसमें शुक्राणुओं का आवागमन सुचारू ढंग से किया जाता है। सेकेंड है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। इस स्थिति में अंडकोश में शुक्राणु नहीं बनते हैं। इसका मुख्य कारण पिट्यूटरी ग्रंथि से शुक्राणु बनने के संकेत नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से एफएसएच, ईएलएच, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं बनता है। सेकेंड कंडीशन है वृषण का आकार छोटा होता है या अविकसित हो जाता है। कभी कभी एब्डामन से नीचे वृषण कोश नहीं आ पाता, जिसके वजह से नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया कंडीशन बनती है। थर्ड है आनुवंशिकी भी इसका मुख्य कारण होती है, क्योंकि वाई गुणसूत्र के साथ सिंड्रोम होने की स्थिति में स्पर्म नहीं बनते, अर्थात गुणसूत्रों में अनियमितता हो जाती है, सिंड्रोम हो जाता है, गुणसूत्रों की संख्या कम या अधिक हो जाती है, जिसके कारण लिंग गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण शुक्राणु नहीं बन पाते। ओलिगोस्पर्मिया, जब वीर्य में शुक्राणु की कम मात्रा उपस्थित होती है, इस कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। यह पुरुषों में निसंतानता का मुख्य कारण होता है। WHO के अनुसार वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर यह संख्या 15 मिलियन पर ml से कम होती है तो ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है। ओलिगोस्पर्मिया की 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया। इस कंडीशन में जब शुक्राणुओं की संख्या 10 से 15 मिलियन पर ml के बीच में पाई जाती है तो इसे माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया, जब 5 से 10 मिलियन पर ml के बीच शुक्राणु बनते हैं। और थर्ड है सीवियर ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें 5 मिलियन पर ml से के आसपास शुक्राणु बनते हैं। इस स्थिति को सीवियर ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोस्पर्मिया का कारण मेडिकल कंडीशन में वेरिकोसील हो जाता है। वेरिकोसील पुरुष के वृषण या स्क्रोटम, अंडकोश की थैली की नसों में सूजन के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण शुक्राणुओं का निर्माण सही मात्रा में नहीं हो पाता और ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है। सेकेंड है संक्रमण। किसी प्रकार का वृषण में संक्रमण होने पर शुक्राणु नहीं बनते, या संभोग के समय कठिनाई या अंडकोश में होने वाली सर्जरी ओलिगोस्पर्मिया का कारण बनती है। लाइफ स्टाइल भी ओलिगोस्पर्मिया का कारण बन सकती है। अत्यधिक सिगरेट, शराब या मादक पदार्थों का सेवन ओलिगोस्पर्मिया का कारण होती है। मोटापा, मानसिक तनाव, ये सभी कारण इसके अंतर्गत आते हैं। सीवियर ओलिगोस्पर्मिया के कंडीशन में IVF एक वरदान है। आज की टेक्निक के अंतर्गत ICSI प्रक्रिया के द्वारा संतान प्राप्ति संभव हो सकती है। इस प्रक्रिया में महिला के एक अंडे में एक शुक्राणु मिलाकर भ्रूण तैयार किया जाता है, फिर इसे परखनली से निकालकर बच्चेदानी में प्रत्यारोपित किया जाता है और यह संतान माता के गर्भ में पलती बढ़ती है और निसंतान दंपत्ति के लिए यह बच्चा पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद छोटे लाल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।